मंजू विश्वकर्मा अपने जीवन के कुछ ऐसे पल आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप ना ज़िंदगी में अगर कभी टूट गए हो, मतलब आप अगर हार मान चुके हो कि भैया हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते, तो आप 100% यहाँ पे कामयाब हो गए। मेरी ज़िंदगी का कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अपनी लाइफ की जो पल आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी की स्ट्रगल भरी इतनी कहानी नहीं होती। मेरे जीवन का शुरुआत होता है, मैं एक छोटी सी बच्ची होती हूँ, उस समय मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। उस समय मेरी माता जी जो थी, उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, क्योंकि मेरे छोटे भाई की डेथ हो जाती है। पोलियो होता था उस समय, गांव में पता नहीं चलता था। उसका एक हाथ यूं ऐसे मुट्ठी बंद हो जाती थी, धीरे धीरे पता नहीं चला उसे क्या हुआ। उसको गांव में कई सालों तक, 3-4 साल तक उसका झाड़ा हुआ। उसके बाद अचानक ही वो लकवा के कारण उस छोटे भाई की डेथ हो जाती है, और मेरे मम्मी का, माता जी तो थी, उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब हो जाता है। और मैंने कहानी शेयर की है, नीचे आप देखना, मेरा एक वीडियो है कि 27 सालों बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ जिंदा थी, और हमें बाद में पता चला। ये एक पेन था, बहुत बड़ा दर्द था ज़िंदगी का वो। उसके बाद शुरू होती स्ट्रगल की दूसरी कहानी, जहाँ पे मेरे सिस्टर के साथ होता। उसकी बहुत छोटे में शादी कर दी जाती है, लगभग 12-13 साल की उम्र में। उस समय क्या होता था, गांव में बुजुर्गों ने जुबान दे दी ना, मेरे दादाजी थे, मेरे पापा के चाचा जी, उन्होंने जुबान दे दी थी और रिश्ता तय हो गया था। वहाँ पे मेरी बहन की शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि उनके जो हस्बैंड थे, उनका अफेयर किसी और लेडीज से था, जो कि वो लेडीज विधवा सी थी। और उस चक्कर में मेरी बहन को पता नहीं था, बहुत छोटी थी, उनको ये चीज़ें नहीं पता थी। तो उस समय मुझसे 12-13 साल, 14 साल मेरी बहन बड़ी है, सबसे बड़ी। तो होते होते एक दिन अचानक उन पर केरोसिन होता, केरोसिन डाल के आग लगा दी जाती। आग लगते लगते बच जाती, क्योंकि गांव के लोग उन्हें बचाकर, उस समय बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, उस बैलगाड़ी में बिठाकर हमारे गांव से उधर तक छोड़ देते थे। भूले भटके वो घर आ गई, और कई सालों तक मेरे फादर ने केस लड़ा, हाई कोर्ट से जीत गए थे, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया, वहाँ से भी जीतने के बाद आज मेरी सिस्टर की दूसरी जगह शादी है, और उनके 3 बेटे हैं। एक जुड़वा है सबसे बड़ा, और 2 छोटे हैं। और जो जुड़वा बेटा, 3 बेटों में एक बेटे की उसकी शादी भी हो गई, बहुत अच्छे घर में मेरी बहन है। तो मेरी ज़िंदगी के स्ट्रगल ने मुझे ये लड़ना सिखाया, नहीं मैं अब ऐसा किसी के साथ नहीं होने दूंगी। बचपन का ये दर्द था, दिल में दब गया और इसने घर कर लिया। नहीं, हमें गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना है, हमें गलत चीज़ों को सहन नहीं करना है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है। इस चीज़ ने ना मुझे एक पत्थर की तरह, चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। तभी से मैंने बचपन से ही ये लड़ाई शुरू कर दी थी। जब भी कहीं गलत होता था, मैं उसमें बीच में कूद जाती थी। आप लोग कहते हो ना, इतनी गाली गलौज, इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे करती नहीं हूँ। मैं अपना साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है जो चीज़ें उगलवानी चाहिए वो चीज़ें हमें एक लॉयर होता है ना, वो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, पढ़ाई करता है, किताबें पढ़ता है, उन चीज़ों से सारी धाराएं सब कुछ जानता है। लेकिन हमने ज़िंदगी के अनुभव फील्ड में देखे हैं, अपने पैरों में जब से खड़े हुए तब से दर्द को महसूस किया है। उस दर्द से हम कभी गिरे नहीं, उस दर्द ने हमें उठना सिखाया। नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम उठो और भागो। उस भागने, उस दौड़ ने हमें एक चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। माँ नहीं थी, और उसके बाद स्ट्रगल होता हमारे जीवन का सफ़र। मेरे जो रिश्तेदार थे बहुत सारे, वो उनका कहना था, हम अपने फादर की 5 बेटियां थी, एक भाई था, क्योंकि एक की डेथ हो चुकी थी, एक भाई था। सबका कहना ये था कि एक की शादी हुई, उसके साथ यह शुरू हुआ, फटाफट इन लड़कियों की शादी कर दो। मेरी एक बहन ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, जो दूसरे नंबर की थी, उसकी शादी कर दी गई। उस समय मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ती थी, बहुत छोटी थी। तो उसके बाद स्ट्रगल होता हम 3 बहनों का। तो सबका यही कहना था कि इनको पढ़ाओ नहीं, इनकी शादी कर दो, क्योंकि हमारी माँ भी नहीं थी, उनका मानसिक संतुलन उस समय खराब हो चुका था। लेकिन मेरे दिल में यह था कि मुझे पढ़ना है। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, पापा जी से, पापा आपको हमारी शादी की चिंता नहीं करनी, हमारी जॉब की चिंता नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। रात को भी 2 बजे ना डिबिया होती थी, उन दिनों गाँव में लाइट नहीं होती थी, दिक्कत होती थी। और सर्दी के दिनों में भी छत पे मिट्टी तेल का, केरोसिन का एक छोटी डिबिया होती थी, और उसको जलाकर
हम पढ़ाई करते थे। मेरे गांव के लोग देखते थे ना, कहते थे ये लड़की रात को भी पता नहीं भूतों की तरह पढ़ती रहती। और मैंने टॉप किया अपने गांव में, सबसे टॉप किया हाई स्कूल में, और फिर मैंने इंटर भी टॉप किया। एक ही चीज़ था कि पैसे की कमी, और भगवान की कृपा से आज मैं बहुत अच्छे घर में, अच्छे उसमें, ऊपर वाला कहता है ना मेहनत कभी जाया नहीं जाती। वो मेहनत, और उसने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में पैसे की औकात क्या होती, पैसे की अहमियत क्या होती। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम तरसते हैं ना, छोटी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उस पैसे को महसूस करते हैं, वो दर्द अलग होता है। अमीर घरों के बच्चे क्यों बिगड़े होते हैं? क्योंकि उन्हें उसको कमाने का तकलीफ नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि पेरेंट्स का पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। लेकिन हम उस ज़मीन से जुड़े हैं कि जहाँ पैसा हमें कमाना था, उसके बाद खर्च करना था। पैसा कमाते थे, बचपन से ही हमने सिलाई करी, कढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई के लिए खर्चे खुद मैनेज करे। जब मैं 10th भी नहीं, मैं 8th क्लास में थी, तब से मैंने नर्सरी, LKG, UKG, 5th तक के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जैसे इंटर करा तो फिर घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, पैसे का प्रॉब्लम, 5 बहनें, उनका खाने का प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता था स्कूल से आते थे, घर में खाने को नहीं बचता था, तो वो बैग फेंका नीचे, तो एक भैंस पाली हुई थी मेरे पापा ने घर में, तो उसके लिए घास लेने जाना है, 12 किलोमीटर पैदल जाना है, 12 किलोमीटर पैदल आना है। और उस समय का जो फील्ड में प्रैक्टिकल भुगते हुए हैं ना हम, वो सटे हुए हैं, वो चीज़ आज भी दिल में एक ही चीज़ था, हमें पढ़ना है, उस लेवल पे पहुंच रहा है जो हाँ हम अपने लिए आवाज़ उठा पाएँ। और आज भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं और उस चीज़ को कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल जो होता है ना, जीवन का अनुभव, ये बहुत बड़ी शिक्षा से भी बहुत बड़ा होता है। जो दर्द हम कहते हैं ना, भूख की कीमत वो व्यक्ति जानता है जो भूखा रहता है। अगर आप किसी पेट भरे व्यक्ति को ना 56 भोग भी बना के दोगे, उसकी अहमियत को वो नहीं जानेगा। लेकिन भूखे व्यक्ति को आप नमक के साथ रोटी दे दोगे ना, तो उसके लिए वो भी अमृत समान होगा, क्योंकि उस चीज़ की उसे ज़रूरत है। जिसे ज़रूरत नहीं, वो उसकी वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। इसलिए जीवन ने हमें सिखाया, भाई ज़िंदगी में आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। इस जीवन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। इस जीवन का अगर आपने दुरुपयोग कर दिया, ये दोबारा लौट कर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने फील्ड को ना, जिस सीढ़ी में आप पैर रखते हो, उसको कभी मत भूलिए। मैं उस समय स्कूल में पढ़ती थी, मैं छोटे छोटे प्रोग्रामों में भाग लेती थी। कई बार स्कूलों से हटा दिया जाता था, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम के लिए सामान मंगाया जाता था उसका पैसा नहीं होता था। लेकिन मजबूर इतने थे, हम घर वालों से कह नहीं पाते थे। उसको जुटाने के लिए हमें अपने क्लासमेट के बहुत सारे काम करने पड़ते थे। अगर जैसे होम साइंस में सब्जेक्ट रहता था, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने होते थे, उसके बदले हम उनका रात भर जग कर काम करते थे। उसके बदले में जो पैसा आता था, वो चीज़ें मैनेज करके अपनी पढ़ाई के लिए आगे को करते थे। जब 8th क्लास में गई तो मैंने खुद ट्यूशन लेना शुरू करा और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरा स्कूल में, जैसे मैंने 12th किया, मेरा RSS विद्यालय में सिलेक्शन हो गया और वहाँ मैंने 4-5 साल पढ़ाया। उसके बाद मेरा वहीं से गवर्नमेंट स्कूल में हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे गांव में जब क्षेत्र पंचायत का पद के लिए इलेक्शन का नॉमिनी देना था, तो मेरे गांव के लोगों को मेरा ही नाम आया, उनका नहीं, उसे उठाना। उस समय मैं यूपी में थी, वहाँ से मुझे बुलाया गया, उस इलेक्शन के लिए मुझे फाइट कराया गया। और उस समय मुझे महसूस हुआ कि जो इज्जत हमने कमाई ना, वो यहाँ पे है, इस फील्ड पे है। और उन लोगों ने मुझे बम्पर वोटों से जिता दिया था, और मुझे पता भी नहीं था। मैं केवल 19 साल की उस समय एक बच्ची थी। ये मेरे जीवन का स्ट्रगल था। उसका 2.5 साल का समय गया, मेरी मैरिज हो गई और अच्छे खासे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट मिले। मेरे ससुर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे उस समय, अब तो रिटायर हो गए। एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई, जबकि मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट पोस्ट में थे, और मेरे ससुर जी ने उस समय कहा हमको 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए। तो यही एक वो था कि मेरे हस्बैंड ने पूरा मुझे सपोर्ट किया। तब भी, आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। आज भी मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ तो वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, और कि आप जिस फील्ड में बढ़ना है बढ़ो। तो हमने दर्द कष्ट झेला था, तो उसका फल हमें आज भी मिल रहा है। वो समझते हैं चीज़ों को। कई बार ये चीज़ें आती, जो दहेज वाली बात आती, तो मैं उन्हें बोलती भी हूँ कि आपने दहेज नहीं मांगा, तो वो बोलते नहीं, किसी के दिए से किसी का पूरा नहीं पड़ता। और मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप इनके लिए हमें जमा करना, तो वो बोलते हैं नहीं, मैंने दहेज लिया भी नहीं, जो रिश्ता
आएगा लेके तो मैं साफ मना कर दूंगा कि मुझे दहेज देना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही लगती है कि इंसान के कर्म, इंसान खुद अपने कर्मों से खड़ा होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आपके स्ट्रगल आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। जिंदगी में पैसा बहुत आसान रास्तों से भी आ जाता है, लेकिन जो इज्जत का और सम्मान का पैसा होता है ना, वो टिकाऊ होता है। धीरे धीरे आता है लेकिन वो टिका रहता है। जो गलत तरीक़ों से आया पैसा होता है उसका इस्तेमाल भी वैसे ही होता है और वो गलत तरीक़ों से चला जाता है, उसमें ना इज्जत होता है ना सम्मान होता है। ये मेरे जीवन का एक स्ट्रगल भरा पल था, मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टाइम अगर मेरे जीवन से रिलेटेड आप कुछ सुनना चाहते हो तो बहुत सारे स्ट्रगल हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहते तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। समाज में कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं और अपना मत ज़रूर रखें। और आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और उस कमेंट के माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपके जीवन की कोई कहानी है, प्रेरणा अगर आप समाज को दे सकते हैं अपनी स्टोरी से तो ज़रूर मुझे बताएं। और मैं आपकी कहानी को अगर आप नाम गुप्त रखना चाहते हो, बिना नाम लिए यहाँ पे रखना चाहूँगी। हो सकता है आपकी एक कहानी समाज के लिए कोई प्रेरणा लेकर आए। थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका धन्यवाद।